वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जम्मू निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों आप सभी जानते हैं, हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज ही नहीं उठाता, उसकी भाई सो मानवता उठा रहा है। तो साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उनको मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना या झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ओबीसी को ओबीसी होने का बोध कब होगा या ज्ञान कब होगा। मतलब इसका मतलब सीधे सीधे अक्षर में हम बोल रहे हैं कि ओबीसी होने का ज्ञान कब होगा। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में सत्कार योग हमारे साथ के जो है संतोष साहू जी, एडवोकेट संतोष साहू, जो ओबीसी के प्रभारी हैं, इनसे बात करेंगे। तो आने वाले वक्त में जो जो सवाल करेंगे उससे पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद सवाल जवाब करते हैं। जी संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। जी धन्यवाद, सत श्री अकाल। ये टॉपिक आज का हमारा देखो कि हमने जो रखा कि ओबीसी को ओबीसी होने का ज्ञान कब होगा या बोध कब होगा। तो इसका थोड़ा फुल फॉर्म बताएं कि ऐसा हमने सवाल, ये जो टॉपिक रखा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं जी। जी मैं सर्वप्रथम वॉइस ऑफ मानवता को और भाई मेघराज सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप भारत के संवैधानिक विषय को लेकर ये चर्चा करा रहे हैं। ये चर्चा इतना महत्वपूर्ण है कि भारत में लगभग 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों के आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी का है, और ओबीसी को ओबीसी होने का जिस तेजी से बोध होना चाहिए, ये सच्चाई है कि अभी भी भारत में ये काम जिस गति से होना था नहीं हो सका है। इस विषय पे आपका ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, ये आने वाले समय में इसका मूल्यांकन होगा कि ये कितना जरूरी था, जिस विषय को आपने आज लिया है। जी जी। तो जैसे हम देखते हैं कि ओबीसी, ये मतलब अगर पहला क्वेश्चन किया जाए तो क्या ओबीसी की जनसंख्या, भी आपने बताया कि आधे से ज्यादा जनसंख्या है, क्या पूरे जितने ओबीसी हैं, क्या उनको ओबीसी होने का एहसास नहीं है कि ज्ञान नहीं है इसके पीछे? अगर नहीं है तो कारण क्या है? दो सवाल है मेरे जी। जी ओबीसी को ओबीसी का बोध जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो सका, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत में जाति की व्यवस्था थी। जी हर आदमी का जातिगत पहचान था, जातिगत कार्य थे, और अभी भी भारत में जातिगत ही पहचान है। जातिगत कार्य तो छूट गए, लेकिन पहचान अभी भी बराबर बना हुआ है। और ओबीसी जो शब्द है, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, जी लेकिन इसके जो मूल शब्द थे अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ी जातियां, किन लोगों के से ये पिछड़ी हैं। तो भारत के संविधान को जब बनाया गया और संविधान में संवैधानिक शब्द लाए गए, जो 1928 से शुरू हुआ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सेकेंड इंडिया एक्ट में अधिकार मिल गया। जी पर अन्य पिछड़ी जाति ये कौन है? ये एक बड़ा सवाल आपने किया कि भारत में वास्तव में अन्य पिछड़ी जाति कौन है। जी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति की तरह, अनुसूचित जनजाति की तरह भारत में, भारत के कुल आबादी का आधा से ज्यादा जनसंख्या रखने वाला जो वर्ग है वो अन्य पिछड़ा वर्ग है। ये अन्य पिछड़ा वर्ग भारत में अनुसूचित जाति की तरह, जनजाति की तरह सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। हाँ, ये जरूर है कि संविधान लागू होने के पूर्व इन जातियों को, इनके कार्यों को समाज में, ये जैसे हम तेली जाति के हैं तो हमारे पूर्वज तेल का काम करते थे। उस समय आज की तरह पेट्रोल, डीजल, बैटरी, सौर प्लेट ऐसे कुछ नहीं थे, तेल से ही सारा चीज चलता था। तो अगर उस समय की सामाजिक व्यवस्था में जीने वाले लोग बोलते कि नहीं नहीं ये तेली है, तेली के हाथ का तेल का हम उपयोग नहीं करेंगे, तो तेल कौन बनाता?
कुम्हार हैं, अपने हाथ से घड़े बनाए, उसको कैसे पकाए। आज से 50-60 साल पीछे भारत को आप देखिए, भारत गांव का देश है, जी तो मैक्सिमम जो भोजन बनते थे वो मिट्टी के बर्तन से बनते थे। जी मिट्टी जी के बर्तन ही हमारे पानी के पात्र होते थे, उसमें ही खाना पकते थे। हाँ, हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कि मिट्टी के बर्तन से बना हुआ भोजन का स्वाद ही कितना ज्यादा था। तो अगर लोग बोलते नहीं, इनके हाथ के बर्तन में हम खाना नहीं खाएंगे, तो बर्तन कहाँ से आता। ऐसे कामगार जातियों को इस देश में सछूत बना के रखा गया, छूने लायक जातियां। तो इनका जी एक बड़ा वर्ग है भारत में, जिसकी पहचान अभी तक भली भांति, इसके कई आयोग बनाए गए। और मैं आपको एक बड़ा बात इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, जी बड़े विनम्र भाव से, कि महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा उपकार है अन्य पिछड़े वर्ग को लेकर। ये शब्द जी ही बाबा साहब 1936 में दिए। और जैसे संविधान सभा का गठन हुआ, उस समय बाबा साहब ही ओबीसी की भी लड़ाई लड़ रहे थे। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सामने जब ये बात आई, तो सरदार पटेल जी ने कहा कि मिस्टर अंबेडकर, हम तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पिछड़ा मानते हैं, तो ये और पिछड़े कहां से आ गए, ये कौन है। तो बाबा साहब को समझते देर नहीं लगा कि सरदार पटेल जी एक संवैधानिक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। जब तक किसी वर्ग का पहचान नहीं होगा, तब तक उसको संवैधानिक अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये बाबा जी साहब को समझते देर नहीं लगा। तो बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 340 में ही ये प्रावधान कर दिए कि जब देश में संविधान लागू होगा, सरकार चुने जाएंगे, तो राष्ट्रपति महोदय भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है, इसका संवैधानिक आयोग का गठन करेंगे। और पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ही तरह, जो एक आधा जनसंख्या से भी ज्यादा है, इसका जी संवैधानिक पहचान कराएंगे। और इनको शिक्षा में, नौकरियों में, प्रमोशन में, राजनीति में, उद्योग में, भूमि में, हर जगह इनके संख्या के अनुपात में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये वो बात था। आज ओबीसी के लोगों को गांव में, गांव में आप पता करें भारत के गांव में, तो ओबीसी के लोगों को पूछा जाए आप क्या हैं, तो 5वीं 6ठी अनुसूची क्षेत्र में बोलेंगे मैं गैर आदिवासी हूं, मतलब मैं आदिवासी नहीं हूं, गैर आदिवासी हूं। जी फिर अभी एक बड़ी बात है कि अभी ओबीसी के लोगों को पूछा जाए कि आप क्या हैं, तो वो बोलेंगे मैं हिंदू हूं। उनको पूछा जाए शिक्षा, जो आप रिजर्वेशन की लड़ाई देश भर में लड़ रहे हैं, आपके लीडर लड़ रहे हैं, तो क्या वो हिंदू के नाम पे अधिकार मिलेगा इसके लिए लड़ रहे हैं, या ओबीसी के नाम पे आपको समस्त अधिकार भारत में मिलेंगे इसलिए लड़ रहे हैं। और जी आपको जो सुविधाएं अभी कम ज्यादा बहाल हुई हैं भारत में, भारत सरकार में या राज्यों की सरकार में, तो किस आधार पे आपको मिला। तो जो जानकार जागरूक लोग हैं वो निसंदेह ये कहेंगे कि अन्य पिछड़े वर्ग के नाम पे हमें शिक्षा का लाभ मिल रहा है, जी नौकरी का लाभ मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हमें राजनीतिक सुरक्षा नहीं है, और इसका आज तक अगर ये नहीं हो सका तो हम किसी दूसरे वर्ग को इसका दोष नहीं दे सकते। जी ओबीसी के लोगों को ओबीसी का बोध, आपका एक बड़ा सवाल है कि कितना बोध है। तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर जनमत कराया जाए तो 30% लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा ओबीसी होने का बोध है, और बाकी तो पूरे लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं चल रहा है कि ओबीसी कौन है, क्या है, कितनी जातियां हैं, किस किस राज्य में वो हैं, उनकी उपजातियां क्या हैं, सबको मिलाकर हमारी संख्या कितनी है, और हम अभी ग्राम पंचायतों में हमारी ओबीसी का क्या स्थिति है, जनपदों में क्या है, जिला पंचायतों में क्या है, विधानसभा में क्या है, विधान परिषद में क्या है, लोकसभा में क्या है, राज्यसभा में क्या है। तो ये बड़ा स्पष्ट हो सकता है। जी 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 वैसे अभी जो अगर जैसे आपने 30% का बताया, 30% को बोध है, तो लेकिन अगर 100% लगाया जाए इसमें, तो 100% को बोध क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे कारण क्या रहा है?
कारण वो थोड़ा जी ढूंढे कि ताकि इसका इलाज ढूंढ सके। फिर हम कारण बताए बोले इसके, मतलब ऐसा क्यों नहीं, बोले ये जितने सबके, जब जब भारत में संविधान भी लागू है, ओबीसी को पढ़ने का हक भी सभी के सब पढ़ रहे हैं तकरीबन तकरीबन, तो इनको ज्ञान क्यों नहीं हो पाया 100% इसके पीछे कारण क्या छुपा हुआ है जी? जी, कुछ ऐसे संगठन भारत में आजादी के पूर्व 1922 में जैसे हिंदू महासभा का गठन हुआ, 1925 में आरएसएस का गठन हुआ। जी इस देश में जब संवैधानिक व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में पहचान मिल रहा था, उस समय ओबीसी के लोगों को, ओबीसी का एक तो वास्तविक जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा नहीं था। जी और ओबीसी का आज बोध नहीं हुआ, उसका बहुत बड़ा कारण है कि कल तक हम जाति की व्यवस्था में थे, अभी हम हिंदू और हिंदुत्व की व्यवस्था में हैं। जाति और हिंदुत्व जो हमारी जाति की व्यवस्था थी, पूरे जी देश में जाति आधारित व्यवस्थाएं थी, और भारत जब आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो वर्ग की व्यवस्था आ गई। जातियां उपजातियां अगर आप ढूंढें भारत में, तो अनुसूचित जाति का रिकॉर्ड के आधार पे समस्त भारत के भूमि पर 1703 जातियां हैं। हर जाति के 10, 20, 50, 100 उपजातियां हैं। इस तरीके से लगभग 25,000 के ऊपर शेड्यूल कास्ट में जाति और उपजातियां हैं। उपजातियों का ये मतलब है कि जाति हमारी एक ही है, लेकिन उपजाति हमारा है, तो हम उपजातियों में आपस में रोटी बेटी के संबंध नहीं रहे भारत में। इतना इतना बिखराव, तो ऐसे बिखरे लोगों को भारत में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता मिली। फिर अनुसूचित जनजाति में 801 जातियां हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति में संख्या में बड़ी संख्या रखने वाला जो जाति है वो जी गोंड जाति है। उनके तो 52 उपजातियां हैं। जब देसी रियासतें थी तो अनेक राजा रहे, बड़े बड़े उनके राजकाज में कार्य हुए। तो जी इस तरीके से बहुत सारा जाति और उपजाति। अनुसूचित जनजाति का हमने बताया कि 801 जातियां हैं, और हर जाति का मिनिमम 12 उपजाति से अधिक हैं। जैसे गोंड जाति का हमने बताया कि 52 उपजाति, उससे भी कहीं ज्यादा हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 12-15 हजार तो अनुसूचित जनजाति की जाति और उपजातियां हैं, जो आपस में समान नहीं है, एक जी के जी ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है। ऐसे ही ओबीसी में 3,703 जाति, 3,743 43 जाति कास्ट, ये मंडल कमीशन चिन्हांकित किए। जी विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल जी को मैं नमन करना चाहता हूं इस मौके पे कि उनका 21 महीने के अंदर उन्होंने ये कार्य किया था। भारत में बहुत बड़ा योगदान है अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान को लेकर उनका। तो ओबीसी में अगर जाति और उपजाति को आप देखें तो लगभग 55,000 के ऊपर हम पूरे भारत में बिखरे हुए लोग हैं। इस बिखरे लोगों का महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मदद से जो शब्द प्रयोग हुआ, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये कौन है? तो ये कौन है, इसकी ही पहचान के लिए संवैधानिक आयोग बना था काका साहब कालेलकर का। वो 2218 जाति को चिन्हांकित किए थे। इसके पहले एंकर आयोग था। इसके बाद फिर 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो डॉक्टर विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनाई गई कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है, ये क्या है, कहाँ है, कितने हैं, इनका छानबीन करके सरकार को रिपोर्ट देना था। और वो बखूबी इस काम को किए। तो उनके रिपोर्ट में ही ये पता चला कि भारत में 3,743 जातियां हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। इन लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति की ही तरह विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है इनके विकास के लिए, तभी ये भारत के मुख्य धारा में आ सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा काम है। और हाँ, इस देश में, हमारे भारत में
आजादी के पूर्व अंग्रेजों के राज में बहुत बड़ा सामाजिक क्रांति चल रहा था, सामाजिक आंदोलन चल रहा था। पर अंग्रेजों के जाने के बाद सामाजिक आंदोलन धीरे धीरे बंद हो गए और धार्मिक क्रांति हो गई। सिर्फ चारों तरफ धार्मिक कार्य होने लगे, धार्मिक बातें होने लगी, और जो सामाजिक कार्य था वो धीरे 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 वो कमजोर होता चला गया। यही वो कारण है कि आज ओबीसी को ओबीसी होने का बोध नहीं हो सका। और इस देश में जब तक ओबीसी का समुचित विकास नहीं होगा, ओबीसी को भारत के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संख्या के अनुपात में समस्त क्षेत्रों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, भारत का विकास कैसे संभव है? एक बड़ा सवाल है समाज और देश के सामने। जी जी जी, मेरा सवाल ये भी, इसमें एक सवाल और जुड़ जाता है इसमें, अगर कि हमने सुना है कि भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने जो ये तीन कैटेगरी बनाई थी, इनको लाखों करोड़ों लोगों को मतलब इसमें एक तीन कैटेगरी में खड़ा कर दिया था। इतनी जातियों को, इतने मतलब दुनिया भर की प्रजातियां जो भी है, ये उपजातियां, ये पता नहीं किस मतलब, मैं सीधे अगर बात करें किस अज्ञानी मूर्ख ने जातियां बनाई है, तो उसको अज्ञानी मूर्ख कह सकते हैं, क्योंकि उसको ज्ञान, अगर ज्ञान होगा तो इंसान सबसे पहले जात पात को खत्म करेगा। तो मैंने ऐसा सुना है कि भारत में 35 लाख संगठन बने हुए हैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, रजिस्टर्ड संगठन है ये। तो 35 लाख, जिस बाबा साहब ने तीन कैटेगरी में समाज को जोड़ा था ला करके भाई, ताकि आगे बढ़ करके, आगे चल करके अपने आजादी को लेकर के जिंदगी जी सकेंगे, और बाबा साहब ने तो ये काम किया था, अपने बच्चों को कुर्बान करके, अपनी जिंदगी को कुर्बान करके, अपनी घरवाली को कुर्बान करके किया था काम इतना बड़ा ये। लेकिन इन अम्बेडकर वादियों ने ये 35 लाख संगठन बना करके 35 लाख समाज के टुकड़े कर दिए हैं, उनके साथ में धोखा किया है। तो ये समाज में इतने सारे संगठन है, तो फिर भी ये ओबीसी को ओबीसी का होने का बोध नहीं करा पाए। तो फिर क्या किया इन्होंने इतने सालों में? तो 70, कोई कह रहा है मुझे 40 साल का तजर्बा है, कोई कह रहा है मुझे 50 साल का है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये फिर क्या, ये सिर्फ नोट ही लोगों जेब से काट रहे थे? तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? 35 लाख संगठन ने क्या किया अब तक? जी, अब ये तो बड़े शोध का विषय है कि इतने संगठन महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से बने हैं। हाँ, ये जरूर है कि लाखों संगठन बने, और ये संगठन समाज का विभाजन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। ये भी अब समझ में आ रहा है लोगों को। संगठन बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, संगठन बने, पर संगठन का उद्देश्य क्या है? बाबा साहब के जमाने में जाति की व्यवस्था थी, और जाति का दंश भारत में अगर सबसे प्रबुद्ध आदमी कोई हुआ और उनको झेलना पड़ा, उसको सहन करना पड़ा, तो वो कोई और नहीं, महामानव भारत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। वो जाति का दंश था, जाति के कारण वो विद्यालय के दरवाजे के बाहर बैठने को मजबूर थे, वो कुर्सी टेबल में नहीं बैठ सकते थे, अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते थे, उनका बाल कोई नहीं काटता था। इन्होंने, बाबा साहब ने तो भोगा, ऐसी विषम परिस्थिति को उन्होंने जिया, उसका मुकाबला किए। और बाबा साहब का सबसे बड़ा उपकार अगर भारत में आज है तो वो है कांच की तरह टूटकर बिखरे हुए लोगों को तीन कैटेगरी में लाकर वो संवैधानिक पहचान दिलाने में भारत में कामयाब हो गए। ये बात का अभी भारत के चाहे वो लोकसभा सदस्य हो, राज्यसभा सदस्य हो, विधानसभा सदस्य हो, विधान परिषद सदस्य हो, या जिला पंचायत सदस्य हो, अध्यक्ष हो, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष हो, या ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि आप अनुसूचित जाति हैं? तो जी हैं। तो मैं कैसे यकीन करूं कि आप अनुसूचित जनजाति हैं? उसकी कुछ पहचान बताइए। तो अभी एक भावनाएं ऐसे भारत में पनप रही हैं कि हमको अनुसूचित जाति कहने में शर्म महसूस हो रहा है, जबकि भारत में अनुसूचित जाति नाम की कोई जाति नहीं है। ये तो जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, और जिन जातियों को अछूत बनाकर रखा गया था, जिनकी बस्तियां गांव के दक्षिण दिशा में बसा दिए गए थे, जिनको मल मूत्र अपने हाथ से अपने सर पे मैला ढोके काम करना पड़ता था, ऐसे तमाम जातियों को पहचान करके एक संवैधानिक पहचान दिलाने में कामयाब हो गए। आज आप कश्मीर में जाके, लद्दाख क्षेत्र में बोले कि मैं अनुसूचित जाति हूं, तो आपको भारत में वही मान्यता मिलेगी, चाहे आप कन्याकुमारी में जाकर बोले, या आप तिनसुकिया आसाम में बोले, चाहे आप भड़ोच में, कहीं भी अगर आप कहें
कि मैं अनुसूचित जाति हूं, तो बराबर आपको वही पहचान मिलेगा, वही इज्जत, वही सम्मान, वही संवैधानिक सुरक्षा मिलेगा, लेकिन जी जाति के नाम पे नहीं मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि कश्मीर में जो शेड्यूल कास्ट की जाति है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिले, वही नाम वही पहचान। क्या गुजरात में जो जातियां हैं वो असम में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन हम अनुसूचित जाति हैं, ये संपूर्ण भारत में हमारा अनुसूचित जाति का बोध जब हम बोलेंगे तो बोध होगा कि लगभग हम 25 करोड़ लोग हैं, और हम सामाजिक रूप से पिछड़े थे, हम शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, और हमको अछूत बनाकर अमानवीय यातना से गुजरना पड़ा, वो हम लोग हैं। कोई जन्म से अछूत नहीं है, कोई जन्म से ऊंच नहीं है, कोई जन्म से नीच नहीं है, ऐसे हुआ ही नहीं मनुष्य की व्यवस्था में, पर हमने जिया है, ये बोध कराता है। ऐसा ही अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति के बड़े बड़े पदों पे लोग हैं, आप छानबीन करें तो पता चलेगा कि उनको अनुसूचित जनजाति हम कैसे माने, उसका पैमाना क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे प्रमाणित किया जाए। तो आज कमोबेश देश में ऐसी हालात है कि लोग बताने में सक्षम नहीं है। ये उनका दोष नहीं है, ये भारत के शिक्षा व्यवस्था में, ये पाठ्यक्रम में ये जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसी विसंगति है। जी जी जी। तो जैसे हम देखते हैं इसमें कि अभी मैं जब फोन पर डिस्कस कर रहा था आपसे, थोड़ा ये अलग क्वेश्चन आ गया इसमें थोड़ा। जैसे आपने बोला था जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है और ये जो शूद्र हैं, ऐसे जो बाबा साहब ने इसको समाज को उठाने के लिए जो एससी है वो ब्राह्मण के बराबर खड़ा कर दिया ला करके, जो एसटी है वो क्षत्रिय के बराबर है, जो शूद्र है मतलब जो वैश्य है वो ओबीसी के बराबर है। तो ऐसा किया था इसको। जी जी, ये बराबर लाने का बात नहीं है, ये बहुत चिंतन और समझदारी का बात है कि जैसे वर्ण व्यवस्था है भारत में, वर्ण व्यवस्था वैदिक व्यवस्था जो था उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की व्यवस्था है। इसको देश और दुनिया में बताने की जरूरत नहीं है, इसमें भारत के लोग जिए हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। तो ब्राह्मण को ब्राह्मण के आधार पे अधिकार, विशेषाधिकार और पहचान थी, क्षत्रिय को क्षत्रिय के नाम पे विशेषाधिकार प्राप्त था, अधिकार बहाल थे, उनके कार्य निश्चित थे। वैश्य को वैश्य की पहचान थी, उनके अधिकार थे, उनके पहचान थे, उनके विशेषाधिकार थे। वैसे शूद्र को भी उसका पहचान था, उसके कार्य निश्चित थे, उसके अधिकार निश्चित थे। तो ये लगभग 1500 वर्ष तक कानूनन भारत में चला। इसके बाद तथागत बुद्ध की सामाजिक क्रांति हुई, इसके बाद भारत में क्रांति के बाद जो चौथे वर्ण में ढकेल दिए गए थे शूद्र का मतलब गुलाम, गुलाम का मतलब अधिकार वंचित, अधिकार वंचितों ने फिर भारत में शासन व्यवस्था में आए। तो 232 साल जो मौर्य वंश हैं और ऐसे जो शासन काल है लगभग 232 वर्ष तक शूद्रों के राज भारत में स्थापित हो गए थे। फिर प्रतिक्रांति हुई, उसमें सुंग नाम के व्यक्ति मौर्य वंशी आखिरी सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर प्रतिक्रांति किया। इसके बाद भारत में जाति का निर्माण हुआ, और जाति के निर्माण होने पर शूद्रों की जातियां बनाई गई। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, अभी किसी ब्राह्मण से आप पूछें आप क्या हैं, तो बोलेंगे मैं ब्राह्मण हूं। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण है। आपकी जाति क्या है? ब्राह्मण है। वैसे क्षत्रियों को पूछें आप क्या हैं, तो हम क्षत्रिय हैं। आपका वर्ण क्या है? क्षत्रिय है। आपका जाति क्या है? जात पात है, राजपूत है, तोमर है, बहुत सारे हैं इसमें क्षत्रिय में। जी, मैं 1 मिनट लेना चाहता हूं। जैसे वैश्य हैं, वैश्य को आप पूछें आप क्या हैं, वैश्य हैं, जाति भी उनका वैश्य, वर्ण भी उनका वैश्य। लेकिन शूद्रों में जब आप आएंगे तो शूद्रों में आप पूछेंगे आप क्या हैं, तो सब लोग अपनी अपनी जाति बताएंगे, मैं तेली हूं, अहीर हूं, और ऐसे हजारों जाति वो बताएंगे। तो प्रतिक्रांति का परिणाम भारत में जाति की व्यवस्था और जातियों में भी उपजाति बना दी गई। ऐसे बड़ा भयानक सामाजिक ताना बाना रचा गया भारत में, उसका दंश सभी भारत के लोग अभी भी भुगत रहे हैं। और ओबीसी का एहसास जितना जल्दी हो उसके लिए अगर भारत सरकार गंभीर होता तो संवैधानिक जैसे काल्पनिक बातों का सीरियल बन रहा है,
फिल्म पिक्चर ऐसे बनते हैं, तो ओबीसी को ओबीसी के नाम पे ऐसे सीरियल बनाए जाते, अन्य और साधन इसका उपयोग किए जाते, तो अभी तक ओबीसी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता और भारत में चारों तरफ अमन चैन सुख शांति, ये जो अन्याय अत्याचार भय का वातावरण है, एक बड़ा वर्ग अपनी अधिकार से वंचित है, उसका धीरे धीरे ये परिणाम आ रहा है कि चारों तरफ भारत में जैसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, अगर इसको रोकना है तो ओबीसी को ओबीसी के नाम पे वो उसका बोध हो, उसको ओबीसी के नाम पे जो हिस्सा है वो हिस्सा मिले, उसका अधिकार मिले। ओबीसी को किसी के दया और रहम की आवश्यकता नहीं है, लोकतंत्र में संख्या के अनुपात में सारा हिस्सेदारी है और संख्या बल के आधार पे सरकार चुने जाते हैं। तो ओबीसी का तो आधा से ज्यादा संख्या ही भारत में, आधा से ज्यादा जो मतदाता हैं जो भारत सरकार को या राज्यों की सरकार को वोट के द्वारा चुनते हैं, तो आधा से ज्यादा संख्या रखने वाला वर्ग भारत में कोई और नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है जी। ओबीसी अगर इतना इतना मतलब इतने लोग हैं ओबीसी के, फिर भी अपना राज का फिर भी दूसरों से मतलब कोशिश करते हैं, जैसे आपने बोला अभी सरकार से कि सीरियल बनाए, क्यों भाई सीरियल वो क्यों बनाएंगे, आपके लोग सीरियल आपके नाम का सीरियल क्यों बनाएंगे? वो तो उनकी पूंछ कहीं और है, किसी और के हाथ में, उनका दिमाग किसी और के हाथ में, तो वो नहीं बनाएंगे। ये हमें खुद के राज को खुद हासिल करना पड़ेगा, तभी कुछ बना पाएंगे। यहाँ कोई किसी को राज नहीं देता। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि कोऊ किसी को राज न दे है, जो भी ले निज बल से ले है, कि अपने बल का इस्तेमाल करना पड़ता है, मन का बल, तन का बल, आत्मविश्वास का बल, बहुत सारे बल है इंसान के अंदर। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हमने देखा भी कि अभी मैं लास्ट सवाल कर रहा हूँ आपसे कि ओबीसी को ऐसे नहीं, मतलब एक तो गुरु गोविंद सिंह जी गुरु जो दूसरे गुरुओं कहते हैं, देखो सच के बिना इंसान के अंदर दीपक नहीं जलेगा, और सच के बिना दुनिया के अंदर बोध होने का कोई चांस नहीं है। गौतम बुद्ध को इस बोध को, ज्ञान को पाने के लिए 6 साल लगे, और उंगली वाल ने उससे 1 मिनट में हासिल किया था, क्योंकि उनके अंदर बोध जागा हुआ था। ज्ञान कहते हैं उसको, ध्यान कहते हैं। तो ये सच के बिना जाग ही नहीं सकता, गुरु के बिना नहीं जाग सकता। तो जब तक इंसान के अंदर ज्ञान नहीं आएगा, जैसे गुरु अंगद साहब कहते हैं कि जेसु चंदा उगवे हैं सूरज चढ़े हजार, कि अगर इस ब्रह्मांड में 100 चंद्र में चढ़ जाएं, अभी एक चंद्रमा चढ़ा हुआ आता है तो उसका चांदना कितना होता है, देखा होगा ना, अगर 100 हो जाए तो दिन के बराबर होगा, जैसे रात दिन में होता है ऐसा चांदना हो सकता है। फिर वो कहते हैं दिन में भी अगर 100,000 मतलब 1,000 सूर्य चढ़ जाए, अब एक सूर्य का कितना चंद्रमा कितना मतलब प्रकाश होता है, अगर 1,000 चढ़ जाए तो कितना प्रकाश होगा? फिर क्या कहते हैं, इतना प्रकाश होते हुए भी गुरु के बिना इंसान की जिंदगी में अंधेरा है। अभी क्या है, अगर इंसान की जिंदगी में सच नहीं है तो सच के बिना अंधेरा ही, चाहे वो भगवान को नहीं, किसी को पूज लो, धर्म के काम कर लो, जो मर्जी कर ले इंसान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक इंसान के अंदर सच नहीं आएगा तो ना उसको ज्ञान होगा, ना उसको अकल आएगी, ना उसका दिमाग प्रकाश करेगा, ना उसको कुछ मिलेगा। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं इनको, अगर सच्चाई और ईमान, मैं गारंटी साथ में कहता हूँ, अगर सच्चाई और ईमानदारी से जो काम करेंगे तो वो जितना 100 साल में कर पाए उसको आप 1 साल में कर लेंगे, और एक सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चल करके इनको जी 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 ये इस विषय पे मैं कहना चाहता हूँ, जैसे पूर्व में भी हमने कहा कि आज की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, कोई भी सरकारी दस्तावेज हम भरते हैं पहचान के लिए, तो उसमें लिखा है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, चाहे केंद्र सरकार के दस्तावेज हों या राज्यों के हों या स्वयं शासी एरिया के हों, भारत में एक ही व्यवस्था है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और धार्मिक अल्पसंख्यक। पर ये आजादी के पहले की व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र परंपरा रीति रिवाज से महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शब्द प्रयोग किया, अति शूद्र। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र के रूप में भारत में जिनका जीवन निर्वाह हो रहा था, आज की जो व्यवस्था है वो क्या है, जो अति शूद्र थे अछूत बना दिए गए थे। आज की व्यवस्था में वो 1 नंबर पे अनुसूचित जाति के रूप में उनको पहचाने, जो जंगलों में ढकेल दिए गए थे, अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी, आज की व्यवस्था में, आज की संवैधानिक व्यवस्था में वो
दूसरे नंबर पे अनुसूचित जनजाति के रूप में, और भारत में अनुसूचित जनजाति को विशेषाधिकार है। विशेष अधिकार, जिस वर्ग से बाबा साहब अनुसूचित जाति वर्ग से बिलोंग करते थे, उस वर्ग से थे, वो अपने वर्गों को जो अधिकार नहीं दिए, उससे कहीं ज्यादा वो अनुसूचित जनजाति के भाइयों के लिए लड़कर वो अधिकार दिलाने में कामयाब हो गए। अधिकार क्या है? 5वीं अनुसूची एरिया में आप अनुसूचित जनजाति के भाइयों के 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकते कानूनन। वो लैंड ऑफ ऑनरशिप का विशेषाधिकार उनको है। दूसरा, संवैधानिक जो सेल्फ गवर्नेंस का मामला है कि 5वीं अनुसूची एरिया में, 6ठी अनुसूची एरिया में हर संवैधानिक संस्था का प्रमुख अनुसूचित जनजाति ही होगा। अनुसूचित जनजाति के परंपरा, रीति रिवाज, टोटम सिस्टम, बोलियां, भाषा को संरक्षित करने के लिए भारत के संविधान में ही प्रावधान है कि जो बजट होगा उस बजट में संख्या के अनुपात में पहले आप उनके लिए बजट एलोकेट करेंगे, सुरक्षित करेंगे, इसके बाद शेष बजट को पूरे देश में आप बांटेंगे। ये विशेषाधिकार दूसरे नंबर पे जो हैं अनुसूचित जनजाति, उनके लिए आरक्षित है। तीसरे नंबर पे जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे, आज की व्यवस्था में वो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में, पर जो लोग वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, वैश्य के रूप में जिनको विशेषाधिकार बहाल था, आज की व्यवस्था में वो सामान्य है। भारत का संविधान और भारत का संविधान सभा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को सामान्य घोषित किया। सामान्य क्या है कि जैसे अभी हम डॉक्टर के पास जाएं और आप चले, अगर मुझे बुखार है और आप नॉर्मल है तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ये एब नॉर्मल है, ये असामान्य है, पर इनको तो कोई बुखार कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई बीमारी नहीं, ये सामान्य है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पास अंग्रेजों के जमाने में भी सामाजिक प्रभुता थी, वो शिक्षित थे और वो अंग्रेजों की तरह इस देश में जीवन जी रहे थे। ये छानबीन से पता चला। यही कारण है कि भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों समाज को भारत का संविधान सिटीजन ऑफ इंडिया घोषित किया। या आप भी भारत के नागरिक होंगे और जो जंगलों में हैं वो भी भारत के नागरिक होंगे, जो अछूत बना दिए गए थे वो भी भारत के नागरिक होंगे, और जो शूद्र के रूप में, जाति के रूप में जिनका जीवन हजारों साल चला वो भी भारत के नागरिक होंगे, और समय समय पे धर्मांतरित किए हुए लोग भी भारत के नागरिक होंगे। और समान वर्गों का जो विशेषाधिकार था उसको भारत का संविधान समाप्त किया, और जो लोग तबाह और बर्बाद हुए लोग थे उनको कुछ रियायत दिया गया ताकि ये जल्दी से जल्दी भारत के मुख्य धारा में शामिल हों और भारत के विकास में ये आए और भारत का विकास द्रुत गति से हो सके। ये वो बातें हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि कल की जो व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र, और आज की जो व्यवस्था है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और धार्मिक अल्पसंख्यक, ये दोनों के बीच में अभी भारत में हिंदू और हिंदुत्व की व्यवस्था है कि हम वर्ण व्यवस्था को भूल जाएं और वर्ग व्यवस्था को जानने ना पाए, और पूरा देश सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों को ओबीसी का एहसास, हिंदू और हिंदुत्व की जो व्यवस्था है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू ही हैं तो हमें इतने गर्व से कहने की क्या जरूरत है? अगर हम गर्व से हिंदू कह रहे हैं, जो बोले हम बोलने को तैयार है, पर हमारी शिक्षा, हमारा नौकरी, हमारे नौकरी में प्रमोशन, हमारा राजनीतिक सुरक्षा, हमारा उद्योग धंधा, हमारी जमीनें क्या हिंदुत्व के नाम पे आप देंगे या ओबीसी के नाम पे हमें मिलेगा? ये बात ओबीसी के लोगों को देश में बहुत जल्दी, हम किसी जाति के प्रचारक नहीं है, किसी धर्म के प्रचारक नहीं है, मैं मूलतः भारत के संविधान के ऊपर आस्था रखता हूं, और संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका मैं पूरी तरीके से खुद पालन करना चाहता हूं और लोग भी पालन करें। कल तक अगर हम जाति में खुशहाल होते तो जातियों का हालत आप देखिए, अभी हम वर्ग की व्यवस्था में हैं, और वर्ग का व्यवस्था ही भारत के ओबीसी को आधा से ज्यादा जनसंख्या वाला वर्ग बनाता है। तो आज भारत में ओबीसी को सबसे ज्यादा
चैतन्य होकर, संवैधानिक व्यवस्थाओं को जानकर, भारत के संविधान को हर तरह से पढ़कर, समझकर, सुनकर इस देश में आचरण करना चाहिए। इससे सभी वर्गों को लाभ है। अनुसूचित जाति से हमारा कोई विद्वेष नहीं है, अनुसूचित जनजाति से हमारा कोई विद्वेष नहीं है, सामान्य वर्गों से भी हमारा कोई विद्वेष नहीं है, और ना ही धार्मिक अल्पसंख्यक से है। हमारी संख्या के अनुपात में हमारा हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, और ये तब तक सुनिश्चित नहीं होगा जब तक ओबीसी को ओबीसी होने का बोध नहीं होगा। लाभ हम ओबीसी के नाम पे लेते हैं, काम हम जाति और धार्मिक करते हैं, तो हमारी लड़ाई इस देश में कौन लड़ेगा? हाँ, कम ज्यादा इस देश में अभी भी, कल भी बाबा साहब अछूत होकर ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज भी ओबीसी का बहुत बड़ा संवैधानिक हिस्सा शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के भाई लोग लड़ रहे हैं। और धीरे धीरे अब ओबीसी में चेतना आ रहा है, चारों तरफ चेतना आ रहा है, गांव गांव में भी अब लोग अपने आप को ओबीसी बोल रहे हैं। इससे जाति का बंधन टूटेगा, जाति आधारित जो व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर होंगी, आपस में हम ओबीसी हैं, हमें गर्व होगा। और ऐसा धीरे धीरे भारत में हो रहा है, इस बात की मुझे भी खुशी है। और आपने बहुत गंभीर विषय पे चर्चा किया, इसके लिए मैं भाई मेघराज सिंह जी और वॉइस ऑफ मानवता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी धन्यवाद। तो मैं एक बात ऐड कर देना चाहता हूँ, आपने धर्मांतरित बात बोली इसमें कि जो ओबीसी, जो शूद्रों से जितने भी लोग जो धर्म में गए, दूसरे धर्म में गए हैं, वो दरअसल धर्मांतरित नहीं है, वो मतलब गुलामी के गटर से निकल करके आजाद हुए हैं, और वे जो है मतलब बदबू से निकल करके खुशबू में चले गए हैं, या ऐसा कहते हैं कीचड़ से निकल करके बाहर निकल गए हैं, या ऐसा कहते हैं कांटों से निकल के फूल में चले गए हैं। तो शूद्र जो जाति है, ये कोई शूद्र जो वर्ण है, ये किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं। हमने पहले भी कई बार बोला, आज फिर बोल देते हैं कि जो जिनकी जन्म कुंडलियों में, खास करके जिनकी जन्म कुंडलियों में लिखा हुआ, गण में राक्षस लिखा हुआ और वर्ण में शूद्र लिखा है, और योनि में कुछ ना कुछ चंडाल लिखा होता है, या कुत्ता गधा बिल्ली ऐसा लिखा होता है, जिनकी जन्म कुंडली में राक्षस लिखा हुआ गण में, वो किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, वो गुलाम है। और गुलाम किसी भी धर्म में जा सकते हैं छोड़ करके इसको, शूद्र वर्ण को। ये शूद्र वर्ण ही एक ऐसी गुलामी का गटर है जहाँ से निकलना ओबीसी को लिए, एसटी एससी ओबीसी के लिए बहुत जरूरी है। और सिख धर्म का उदय ही इस करके हुआ था। गुरु नानक साहब ने कहा था, इन गरीब सिखन को देव बादशाही, याद रखे अमरी गुरिया। एक गुरुओं ने हमें बादशाह बनाया है, वो कोई भी बन सकता है। मैं जाकर मतलब अगर कोई अपने गरीबी से निकल कर बादशाह जाना जा सकता है, तो हमें गुरुओं ने ये भी कहा कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले, कि जुल्म को खत्म करता है और गरीब होकर मतलब गरीबों की रक्षा करता है। तो ऐसा खालसा की जिम्मेदारी है। तो ये सिख धर्म का जो उदय हुआ, ये भारत के शूद्रों को निकालने के लिए, इस गटर से, गुलामी के गटर से निकालने के लिए, आजाद करने के लिए हुआ है। ओबीसी के जो लोग हैं, एसटी एससी ओबीसी के लोग, ये ब्राह्मणों के चक्कर में ना फंसे किसी कारण से भी, क्योंकि इनका जो है ना माइंडसेट बहुत उल्टा माइंडसेट है। तो इन्होंने जो पूरे भारत को तबाह कर दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ओबीसी के लोग, एसटी के लोग, जो एसटी के लोग हैं, वो अपने आप को पहचाने। आप जो है कि बहादुर कौम थी पहले, जो उनको क्षत्रिय बोलते थे। क्षत्रिय मतलब ये ब्राह्मणों को गुलाम नहीं है, खत्री बोलते थे उनको। खत्री का मतलब बहादुर इंसान। तो ये पहले सबके सब खत्री थे, ये इनको पता है ये बहादुर भी है, इस करके इनसे डरते हैं, तभी हमले करते हैं। तो संतोष साहू जी, अगर कोई लास्ट में मैसेज देना चाहते हैं वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से, और कुछ अगर कोई और बात रखना चाहते हैं, वैसे तो आपका हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप चलंत मुद्दे पर आप बात करते हैं। कोई ऐसा मुद्दा जिस पर कोई टीवी चैनल, कोई अखबार, कोई मीडिया बात नहीं करता, जिस पर हम बात करते हैं। तो पहले बात तो आपका स्पेशल धन्यवाद। अगर कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में कह सकते हैं। जी, मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत का वर्तमान व्यवस्था है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन तीनों में क्या समानताएं हैं, कैसे ये समान हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीनों वर्ग भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। कोई थोड़ा कम पिछड़ा है, कोई थोड़ा ज्यादा पिछड़ा है, पर ये तीनों वर्ग एक जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। ये तीनों वर्ग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। अभी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के बच्चों को आप एक साथ खड़े करें, आप पूछें कि इसमें कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने एमफिल हैं, कितने पीएचडी हैं, और वहीं दूसरे तरफ
ब्राह्मण समाज के बच्चों को आप एकत्रित करके पूछें, 100 इधर और 100 उधर, तो जो ब्राह्मण समाज है वो लगभग 80-85% आपको ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मिलेंगे, और इधर के लोगों का जो उच्च शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम। अभी भी 75 साल के आजादी के बाद भी ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम तीनों वर्ग एक जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, पर हम तीनों वर्ग में एक एक खास बुनियादी फर्क है कि जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति, वो कालांतर में अछूत थे। आदिवासी अर्थात अनुसूचित जनजाति वो कबीलाई गुण अभी भी मानते हैं। गणतांत्रिक शासन प्रणाली का अभी भी उनमें बेहतरीन व्यवस्था कम ज्यादा विद्यमान है। वहीं पर ओबीसी ये सछूत है, छूने लायक जातियां थी। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के घरों में आना जाना, अपने वस्तुओं का जो उत्पादन करते थे उनको पहुंचाना, तो वे सछूत थे, छूने लायक जातियां। शेड्यूल कास्ट अछूत बन गए थे, जो छू भी नहीं सकते थे, और अनुसूचित जनजाति जंगलों में चले गए थे। तो ये तीनों वर्गों में डीएनए के आधार पे ये एक वंश के लोग हैं। ये तो माइकल बामसाद 21 मई 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर जो छपी थी, डीएनए को आधार बनाकर जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ, उसमें भी प्रमाणित हो गया। भारत के तमाम साहित्यों में इसके उदाहरण विद्यमान हैं। तो मैं आखिरी में बस यही कहना चाहता हूं कि भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग समान रूप से कम ज्यादा सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण था उसके ही ये वंशज हैं। इस बात का गहन अध्ययन इतिहास के आधार पे, भाषा शास्त्र के आधार पे, पुरातत्व के आधार पे, डीएनए के आधार पे इन तीनों वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के भी जो बुद्धिजीवी हैं, इनको बहुत गहन अध्ययन छानबीन करना चाहिए, ताकि भारत में सुख शांति रहे और भारत का देश दुनिया में नाम हो, और बहुत इज्जत मान से हर एक आदमी इस देश की जमीन पे जीवन बिता सके। जी धन्यवाद। लास्ट में शेयर करना चाहता हूँ, अगर ओबीसी के लोग जिंदगी में अपनाएंगे झूठ और बेईमानी तो कभी भी वो जागरूक नहीं हो पाएंगे। अगर ओबीसी के लोग अपनाएंगे सच और ईमानदारी तो वो बहुत ही जल्दी जागरूक हो जाएंगे और अपने आप को पहचान पाएंगे। तो संतोष साहू जी, आपका स्पेशल धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही शेरों की तरह, जिंदा इंसान की तरह दहाड़ते रहेंगे, अपने हक की बात करते रहेंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल आपको। थैंक यू, धन्यवाद।